नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे भटकता बिहारी से कराने जा रहा हूं जिन्होंने 25 दिन में तकरीबन 4500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। 145 कंस्टिट्युएंसीज, 145 विधानसभा का भ्रमण किया है और 28 डिस्ट्रिक्ट घूम चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जमीन पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर उन लोगों से बात करना जिनकी हिस्सेदारी लोकतंत्र में बेहद अहम मानी जाती है, और इतने दिनों तक ये भ्रमण करके बिहार की सरजमी पर ये क्या देख पा रहे हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। और साथ ही साथ इनसे जानेंगे कि आखिरकार बिहार में माहौल क्या दिखाई पड़ रहा है, जो आम लोगों का जनजीवन है वो नीतीश कुमार की सरकार में किस तरीके से प्रभावित हुआ है। क्या नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार क्या अभी भी लोकप्रिय हैं, या तेजस्वी को लेकर के क्या सोचा जा रहा है। तमाम चीजों की बात करेंगे, क्योंकि एक भटकता बिहारी ही हमें सही तरीके से बता सकता है कि बिहार की ताजा स्थिति क्या है। तो हम चलते हैं पवन कुमार जी के पास। पवन कुमार जी, आपका टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सीधा सवाल, बहुत बहुत इतने शुक्रिया इतने पंकज, दिनों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, थैंक यू। इतने दिनों की यात्रा, जो अगर मैं कहूं तो लगभग 1 महीने की यात्रा, लगभग 5000 किलोमीटर का भ्रमण, गांव की गलियों में, सड़कों पर, खेतों में, खलिहानों में, कई जगह मैंने आपका फोटो देखा, वीडियोस देखा, लोगों से आप बात कर रहे हैं। तो मैं पहला सवाल आपसे जी, पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी लोग वही जानना चाहते हैं, बिहार में क्या बदलाव का मूड दिखाई पड़ रहा है, या बिहार में अभी भी नीतीश सबसे लोकप्रिय है? क्या दिखाई पड़ रहा है वहां? पंकज, मैं ठीक बोला आपने। बहुत कोशिश की कि मैं, देखिए आप जानते हैं मुझे, मैं प्राइमरीली अर्थशास्त्र का पत्रकार हूं। और लेकिन एडवांटेज है क्या कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैंने यहाँ से पढ़ाई लिखाई की है, मैं यहाँ आता जाता रहता हूं। घर, रिश्तेदार, दोस्त, बाकी हमारा रास्ता इस राज्य से कायम है। मैं उस तरह का नहीं हूं कि एक बार बिहार से गए, भाग के गए, फिर दोबारा वापस नहीं लौटे। मेरी इच्छा थी कि इस चुनाव में बिहार को देखा जाए बहुत करीब से, और एक मन में एक उदासी और हल्का सा रोष भी कह सकते हैं, जिसमें यह था कि बिहार के बारे में जो इमेज है, जो दिल्ली में पत्रकार लोग बिहार के बारे में इमेज बनाते हैं, उसको मैं खुद देखना चाहता हूं। 2014 के बाद मैं इलेक्शन में, 2014 मोदी जी के इलेक्शन में थोड़ा बहुत यूपी मैंने बहुत घूमा था। इस बार मैंने सोचा एक्सटेंसिवली पंकज मैं इसको कवर करूं, देखूं। मैं आपको सीटों की गिनती में, आप मुझे जानते हैं ना, आप मुझसे पूछेंगे सीटों की गिनती में, ना मैं सीटों की गिनती में पढ़ूंगा। किसी भी पत्रकार को सीटों की गिनती में नहीं पढ़ना चाहिए, ये पोलस्टर्स का काम है। 3 चीज़ों का उल्लेख मैं पंकज करना चाहूंगा कि एक तो देखिए, मुझे एंटी इनकमेंसी को आपको ढूंढना नहीं पड़ता है पंकज, आपको एंटी इनकमेंसी दिखती है। जब आप एंटी इनकमेंसी ढूंढने लगे, इसका मतलब है कि एंटी इनकमेंसी नहीं है। मुझे कहीं रोड पे, चाय की टपरी पे, किसी चट्टी में, किसी कस्बे में, गांव के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि मैं केवल रोड रोड ट्रेवल किया, पान की दुकान के पे बैठे, गांव में घुसा, गांव की गलियों में पूछा क्या हैं, कैसे हैं। तो देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का अर्थ होता है कि आपकी बात वो सुनेगा भी नहीं। मोदी जी जब 2014 में आने वाले थे, तो कांग्रेस के बारे में जब आप बात करते तो आज कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता था। वो कहता था कि नहीं, हटा देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। एंटी इनकम्बेंसी का अर्थ होता है पंकज कि गुस्सा सिर चढ़ के बोल रहा है, उखाड़ के फेंक देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इन्होंने बिल्कुल कचरा किया हुआ है। तो इसको बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी। जब आपको खुद ब खुद एंटी इनकम्बेंसी मिलती है, वो बड़ा स्वतः आपको दिखेगी, वो हवा में, फिजा में। मैं आप खुद फील्ड में रहे हैं, आप हमसे ज्यादा घूमे हैं, को रिलेट करिएगा आप इससे। एंटी इनकम्बेंसी कहीं है नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि प्रशांत किशोर कहीं मुझे मुझे चर्चाओं में नहीं दिखे पंकज। प्रशांत किशोर जिस तरह से मीडिया में दिखे, प्रशांत किशोर जिस तरह से सड़कों पर उनकी फोटोएं छपी, जिस तरह से ओवर यूसेज हुआ मीडिया का, और जिस तरह से उन्होंने क्रेज कायम किया, वो मुझे यहाँ जमीन पर नहीं दिखा। जो प्रशांत किशोर बोलते हैं मीडिया पे, वो बोलता हुआ उनका कोई फॉलोअर मुझे नहीं दिखा। जो तीसरी बात है वो ये कि जो तेजस्वी का तेज,
जो पिछली बार दिखा था 2000, आप लगा लीजिए 2020 में, उसमें थोड़ा सा जो प्रशांत किशोर ने, मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें हमला करके थोड़ा सा एक भुथरापन लाया। और ये सब जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसमें से मेरी कोई राय नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ आंखों से, जो कानों से सुन रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 3 बातें जो है वो मुख्य रूप से आपको मैं कह सकता हूँ कि जो बिल्कुल दिखता है, जिसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप एक चाय का कप हाथ में ले लीजिए और आप बैठिए, गाड़ी आप चलाते रहिए, देखिए आपको हवा में तैरती हुई ये सब चीज़ें दिखेंगी। हवा में तैरती हुई ये सब चीजें दिखेंगी, ये आपने बिल्कुल साफ गोई से बता दिया कि 3 प्रमुख चीजें जो बिहार की सड़कों पर, गांव में, खेतों में, खलिहानों में नजर आता है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर प्रो इनकम्बेंसी दिख रहा है क्या? या लोग इनडिफरेंट है? मतलब ठीक है, ये सरकार है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कैसी स्थिति आपको दिखाई पड़ती है? देख, एक बात साफ तरीके से हम दोनों समझ लें। देखिए, इस चुनाव में कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। मोदी जी, मुझे मोदी जी के प्रति को रिलेट करने वाले लोग यहाँ कम थे। ये सीधा सीधा चुनाव है। चुनाव जब शुरू हुआ था पंकज, तो ऐसा लगता था जैसे कि जैसे तेजस्वी लालू यादव जी के कंधे पर सवार होकर ये चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप देखेंगे जब चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके पहले, मैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, लास्ट वीक ऑफ सितंबर वगैरह के आसपास की। लेकिन जब चुनाव में यहाँ पे आके मैंने देखा, मैं पहले फेज में पंकज में 6 अक्टूबर से मैं 16 अक्टूबर तक यहाँ रहा। दूसरी दफा मैं अभी 26-27 के आसपास आया हूँ और अब तक हूँ, और 2 दिन मैं अभी और रहूंगा। ये चुनाव सीधा सीधा नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच है। कोई आप हमसे पूछेंगे क्या राहुल गांधी कहीं दिखते हैं क्या? कोई राहुल गांधी नहीं दिखते, ना उनके बारे में कोई चर्चा करता है। कांग्रेस के बारे में कोई चर्चा करता है? कांग्रेस यहाँ जो है रेजिडुअल डिस्कशन है। जो डिस्कशन राष्ट्रीय जनता दल के बारे में होती है, उसमें से चिपका के कांग्रेस के बारे में चर्चा हो जाती है। तो ये समझ लीजिए, ये चुनाव तेजस्वी भी नहीं, कई इलाकों में आप जाएंगे तो वो तेजस्वी भी नहीं बोलते, बोलते जस्वी। ककरा वोट देवा, बोला जस्वी इस बार है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर आप दलितों के इलाके में जाएंगे तो वो तेजस्वी नहीं बोलता, वो बोलता है ककरा वोट इस बार जस्वी है, उनको तेजस्वी नहीं बोलते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने कितने गौर से चीजों को समझने की कोशिश की है। अब इन्हीं दोनों के बीच से चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत, मुझे लगता है कि जानबूझकर, एक तरह से कहें तो बैक सीट ड्राइविंग की है, मतलब बैक सीट पे रहे और ये देखा कि नीतीश कुमार ने फुल बैटिंग करें और छक्का मारे, चौका मारे, जो भी है। तो चुनाव लड़ते हुए यहाँ पे आरजेडी दिखता है और चुनाव लड़ते हुए यहाँ पे नीतीश कुमार दिखते हैं। अब आपने कहा कि ये प्रो इनकम्बेंसी है कि नहीं है। देखिए, वो बड़ा सिलेक्टिव है। उसमें जब प्रो इनकम्बेंसी की बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको उसमें से छौंका आपको कास्ट का भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। सभी इस पूरे देश में पंकज जो कहते हैं कि कास्ट पे चुनाव केवल बिहार में होता है, वो उनको पता नहीं है फैक्ट, उनके पास कोई जानकारी नहीं है, कोई स्टडी नहीं है इस देश में जो ये कहे कि कास्ट पर चुनाव होता है और केवल बिहार में होता है। एकमात्र एक स्टडी है, कभी मिलेंगे तो आपसे चर्चा करेंगे, जब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने उस पर स्टडी की है, और जिसमें है कि पूरे देश में 55% लोग सबसे पहले अपने कास्ट को देखकर वोट देने का मन बनाते हैं। तो फिर वापस लौटते हैं आपको प्रो इनकम्बेंसी पे। प्रो इनकम्बेंसी नहीं दिखती, लेकिन नीतीश कुमार का काम दिखता है। नीतीश कुमार, देखिए, यहाँ पे सड़क पे किसी से बात करेंगे, कहता है कि साहब सड़क पे नहीं बात करेंगे, सड़क तो है। बिजली पे कोई शिकायत नहीं है। नल जल वाली जो स्कीम है, वो कहीं कहीं मैं देख रहा हूं कि वो उसको सरकार को रीट्वीक करना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम एरियाज हैं, खासकर जो ईबीसी और दलित के इलाके हैं। लेकिन आप ये समझेंगे कि नीतीश कुमार के खिलाफ अक्रॉस दी स्टेट दिक्कत है, ऐसा नहीं है। प्रो इनकम्बेंसी भी कहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के काम का असर दिख रहा है। वो जो लोग पहले उसको देख चुके हैं, पहले उसको भोग चुके हैं और ये देखते हैं कि वो काम करने वाला इंसान है, उनके लिए नीतीश कुमार के लिए, उनके मन में नीतीश कुमार के लिए इज्जत है। तो मुझे काफी जगह पे ऐसे इलाकों में मैं गया जहां पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में वो सुनना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि नहीं साहब, हमारे लिए तो बहुत किया है वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें मैं घूमा जहाँ पे आरजेडी के लिए एज है, कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्थ बिहार में चुनाव हो चुके हैं, कुछ ऐसे इलाकों में
अभी साउथ बिहार में अभी मगध के कुछ इलाकों में चुनाव होना है, जो देखेंगे बिल्कुल साउथ बिहार का जो एज और बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। तो आप एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी नहीं ढूंढेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति एक झुकाव है अक्रॉस दी कास्ट डिफरेंट फैक्टर्स, जिसमें आप कहेंगे कि 10,000 ही है, फिर उसके बाद पेंशन है, फिर उसके बाद जीविका है। तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। प्लस नीतीश कुमार के खिलाफ ही नहीं है कि नीतीश कुमार ने फला काम नहीं किया, ये कोई नहीं बता पाता। थोड़ी बहुत शिकायतें हैं हेल्थ केयर को लेके, भ्रष्टाचार भी एक इशू है, लेकिन भ्रष्टाचार के इशू पे वोट नहीं हो रहा है, मैं इतना जरूर बता सकता हूं आपको। बड़ी बात है, क्योंकि भ्रष्टाचार आरजेडी का बड़ा मुद्दा रहा है। जी, और आरजेडी ने जंगल राज को काउंटर मंगल राज से किया था। क्या आपको यह दिखाई पड़ा कि भ्रष्टाचार से लोग इतने आहत हैं कि वो चाहते हैं सरकार बदल जाए? या आपने जो बात की कि कई जगह पर आपको ऐसा दिखा कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन सर्टेन पॉकेट्स में, तो वो पॉकेट कास्ट बेस्ड था या कुछ ऐसे लोग मिले जो हर जाति के लोग थे और वो नीतीश कुमार को नहीं पसंद कर रहे थे? जो नीतीश कुमार को नहीं पसंद करने वाले लोग सर्टेन सेक्टर्स में मिले, तो वो क्या एक जाति के लोग मिले, जाति विशेष के लोग मिले, वो नीतीश को पसंद नहीं कर रहे थे, या कोई और वजह दिखा? तो मैं अगर मोटे तौर, जी हाँ, हाँ बोलिए। दो बातें समझिएगा। मैंने देखा घूम के, यादव इस राज्य में सबसे बड़ी कम्युनिटी हैं, और वो देखिए वो वोट अगर कुछ सिलेक्टेड महिलाओं को छोड़ दें, जिनमें से मैं आपको एनेक्डोट बताऊंगा कि मैं किसी एक गांव में गया, बिल्कुल जमुई और लखीसराय से लगता हुआ इलाका है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और घनघोर, मतलब वो यादवों का बेल्ट है, उसमें से एक गांव में गया तो एक सज्जन थे, उनसे मैंने पूछा कि किनको वोट करेंगे आप? तो बोला कि नहीं साहब, हम लोग तो आरजेडी के को वोट करते हैं। तो मैंने कहा और आपकी धर्मपत्नी? वो पास में बैठी थी, मैंने कहा आपकी धर्मपत्नी भी करेंगी? बोला नहीं नहीं, इनको भी करना पड़ेगा। फिर वो जब निकल गए वहां से, तो मैंने पूछा कि मैडम कैसे, आपका क्या हिसाब किताब है? बोला नहीं, इनके से कहने से क्या होगा, हम तो वोट। तो ऐसे ऐसे आपको मैं ये मानता हूं पंकज, कि जब एक ऐसा उदाहरण हमें मिला है, तो ऐसे 100 उदाहरण भी मिल सकते हैं। मतलब मैं थोड़ा और घूमता तो शायद मिल भी जाता, लेकिन आप जब चुनाव में घूमते हैं 10 तरह का एजेंडा लेके चलते हैं कि एक सर्टेन स्टोरीज करनी है सर्टेन टाइम में। नीतीश कुमार के लिए मतलब आप कास्ट लाइन पे देखिए, जैसे साहनी के कुछ वोट हैं, आप देखेंगे 2 कम्युनिटी पंकज है जो डिवाइडेड है। पासवान कम्युनिटी डिवाइडेड है और साहनी कम्युनिटी डिवाइडेड, बिल्कुल शार्प डिवीजन है। और साहनी, कुर्मी, भूमिहार और बनिया, ये सब 2.5% है इस राज्य में, जिसके इनके नंबर बहुत हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ये इनके नंबर भी बहुत हैं। ये वोट डिवाइडेड है। मतलब साहनी जी के पोखर में घुस जाने से भी मेरे ख्याल से साहनी सारा उनको वोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं उन इलाकों में भी गया जहां बोला कि साहब देखिए, हमारी समस्या दूसरी है, और वो चाहेंगे भी तो हमारी समस्या का निदान नहीं होगा। हमारी समस्या का निदान तब होगा जब सरकार चाहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर नदी में ड्रेजिंग नहीं हो रही है, मछली नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको करना पड़ेगा, वो दूसरी समस्या है। वो केवल पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम नहीं है। नदी में मछली डालेंगे, वो सरकार का काम है, उसकी देखभाल करना सरकार का काम है। लेकिन नदी में गाद भरना है, ये सब बड़े सीरियस काम है। प्लस नंबर बढ़ गए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उन पे डिपेंडेंस कम हो गई है मछली पालन पे। तो वो बड़ा, मतलब आपको बहुत नजदीक, आप खाली साहनी बोलेंगे, साहनी की समस्या कि अच्छा ठीक है मछली पालन में आपको 5,000 रुपया दे देंगे, वो समस्या का निदान नहीं है। तो उस तरह से आप कहेंगे तो कास्ट के नाम पे है, बट अदरवाइज आप देखेंगे तो सिंगल हैंडेडली महागठबंधन के मुकाबले नीतीश कुमार जो है वो नैया खेल रहे हैं। उसके बाद बीजेपी उनके साथ है, तो बीजेपी के नाम पे, और बहुत इस बार नीतीश कुमार बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। मतलब मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं एक ऐसी सभा में गया जहां पे प्रधानमंत्री के भाषण से लोगों को ऐसा लगा कि साहब ऐसा है कि थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा है या कनेक्ट नहीं कर रहा है। फिर नीतीश कुमार ने जब बात की तो फौरन लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी। इसलिए इस बार का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार का चुनाव है और तेजस्वी का चुनाव है। ये इसमें कोई शक शुबा आप मत रखिएगा। मतलब किसी भी रूमर में नहीं पड़िएगा। जमीन पे यही दिखता है, बाकी आप कुछ भी कर लीजिए। पवन जी, आप इतने किलोमीटर की आपने यात्रा की, और मैं बार बार अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आप जो बोलेंगे दर्शक समझेंगे। तकरीबन 5,000 किलोमीटर की यात्रा, गांव, खलिहान, सड़क, दूर प्रदेश, जिसकी भी बात करें, आप हर जगह गए।
एक बात जो अक्सर हम लोग न्यूज रूम में करते रहे कि नीतीश कुमार अचेत हैं, वो बिहार रूल करने के लायक नहीं हैं, अब उनकी कॉम्पिटेंसी पहले की तरह नहीं रही। इस तरह की बात क्या गांव में लोगों को करते आपने देखा? क्या सड़कों पर आपने युवाओं के बीच पाया? क्या वोटर्स के दिमाग में इस तरह की बात थी क्या कि नीतीश कुमार पुराने वाले नीतीश कुमार नहीं हैं, इसलिए इट्स टाइम टू चेंज? इस तरीके की बात कहीं नजर आई क्या आपको? अब बड़ा सवाल अच्छा है पंकज। बहुत लोगों से मैंने पूछने की कोशिश की। मतलब फर्स्ट फेज से जब मैं आया से लेके आपको मैं बता दूं, मैं मोहनिया, डेहरी, ऑन सोन से बिहार में घुसा हूं और वो पूरा औरंगाबाद और रोहतास के इलाके घूमते हुए फिर मगध और फिर उसके बाद ये गया, जहानाबाद, ये सब करके मैं नॉर्थ बिहार तो खैर बाद में आया। मैंने कई लोगों से पूछा, अब वो सीधा, अब इतना लंबा तो मैंने आपको बोल दिया और इतना लंबा सवाल भी आपने पूछ दिया, इसका जवाब लोग देते हैं बड़ा शॉर्ट। अब बड़ा बोरिंग से बोलेंगे कि ये तो बीमार है तो क्या हुआ। अब बीमार है, वो पहले पूछते हैं बीमार है कौन जानता है। देख रहे हैं वो भाषण कर रहा है, परसों बेगूसराय में आया था, परसों सीतामढ़ी में देखा गया, तो बोला और बीमार है तो क्या हुआ। सरकार तो चला रहा है ना। वोट के डिसीजन में देखिए हम और आप डिस्कस करते हैं कि बीमार हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इस बार मतलब देखा जब ने जो वर्ल्ड विंड टूर किया उन्होंने, हेलीकॉप्टर नहीं चल रहे थे। अभी 28-29 तारीख की बात मैं कर रहा हूं आपको, जब पटना से 4 घंटे हेलीकॉप्टर नहीं उड़े, कोई नेता वहां से नहीं उड़े, उन्होंने क्या किया, सड़क मार्ग से नॉर्थ बिहार गए, 3-3, 4-4 घंटे की यात्रा की, उसके बाद सभा करके फिर वापस लौटे। तो यहाँ की ये हमारे और आपके लिए विषय हो सकता है कि वो बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है, बात करने का अंदाज उनका अच्छा नहीं रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। आपने सीट बंटवारे में जो सिर्फ उटौवल हुआ और उसके बाद जो सीटें एलजेपी को दे दी गई, पहले राउंड की बात मैं कर रहा हूँ, 5-6 अक्टूबर याद करिएगा, फिर उसके बाद उन्होंने बुलाया अपने शीर्ष के नेताओं को और बोला ये कौन सी डील लेके आप आ गए। तो क्या, जो मुझे लगता है कि जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, उम्र का असर होगा पंकज, लेकिन पॉलिटिक्स की बात है तो जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए किसी भी डिसीजन के लिए सब आपके ब्रेन के अंदर, वो इंग्रेडिएंट्स उनका उनके दिमाग में है, वो सेंस में है, काम कर रहे हैं, वो भाषण में दिखता है। और इससे सामान्य जनता को कोई लेना देना नहीं है कि वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, किसी को पहचान रहे हैं कि किसी को नहीं पहचान। उनके वोट देने के डिसीजन में, उसके पैटर्न में इसका कोई एग्जैक्टली मतलब कुछ नेताओं ने इसको इशू बनाना चाहा, लेकिन आपने बिहार की सड़कों पर, गांव में, गलियों में जिनसे लोकतंत्र प्रभावित होता है, उन सब के बीच में आपने इसको नॉन इशूज पाया। इसमें कोई दम नहीं था, कोई बात लोग नहीं, लोग कोई बात बिल्कुल नहीं इसमें करता, उनको नहीं इंटरेस्टेड पता नहीं है। थे। मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि बार बार यह सवाल उठता था, कहा यह जाने लगा कि वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जेडीयू भी मुसलमान के बीच में काफी ज्यादा अलोकप्रिय हो चुका है। वो अब लोकप्रिय रहा नहीं, वोट उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और नीतीश कुमार के भाषण को हमने सुना कई जगहों पर, तो वो कहते थे उसको आने मत दीजिएगा, मतलब आरजेडी को आने मत दीजिएगा, केवल लड़ाएगा। हमने तो कब्रिस्तान को घिरवाया, मदरसे के शिक्षक को हमने इस तरह का वेतनमान दिया, इतने लोगों के लिए हमने ये किया, हमारा काम देखिएगा। मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमानों के बीच में आप गए तो नीतीश कुमार के लिए आपने क्या पाया? आपने पाया कि नीतीश कुमार के लिए उनके मन में नफरत है? आपने पाया कि नीतीश कुमार को लेकर के लोगों के बीच में लगा कि ये क्यों बीजेपी के साथ चले गए हैं, इसलिए हम वोट नहीं देंगे? अगर आपने एक बड़ा तबका पाया भी, तो भी मैं पूछना चाहूंगा कि एक नफरत और एक इंडिफरेंट होना, दोनों दो चीज है, या आपने ये पाया कि डिवीजन है, कुछ लोग नीतीश के पक्ष में हैं, कुछ लोग नीतीश के विरोध में हैं? आपने क्या पाया? पंकज, दोनों बड़ा अलग अलग प्रोफाइल है। आप जब जब एमवाई की बात करते हैं, दोनों मिला के आपको पता है 28 से 30% आबादी है यादव और मुस्लिम की इस पूरे सूबे में। दोनों कास्टों का, कम्युनिटी का बिल्कुल प्रोफाइल डिफरेंट है, दोनों का रवैया डिफरेंट है, दोनों का इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक बहुत मुखर है यहाँ पे, और आप किसी यादवों के इलाके में जाएंगे तो आपको आसानी से पता कर लेंगे कि ये किसको वोट करें, क्योंकि वो छिपाना नहीं जानते। मुसलमानों में बहुत सारा ऐसा तबका मिलेगा आपको कि पहले समझेगा, बुझेगा, आप जाके उसको बोलेंगे किसको वोट कर रहे हैं, आपसे नहीं खुलेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है। ये हम लोग दिल्ली से आते हैं, हम और आप, तो हम समझते हैं कि जाएंगे, पूछेंगे और बता देंगे। बहुत पिछले 3 चुनावों में पंकज मैंने बड़ा चेंज होते हुए देखा है।
आज की तारीख में जो वोटर है वो बहुत होशियार इसलिए और ज्यादा हो गया है क्योंकि हमारे और आपके जैसे अनुभवी ट्रेंड पत्रकार तो उसके पास बाद में जा रहे हैं, उसके पास 3 सुबह से 3 यूट्यूबर आके चले गए हैं, तो वो समझता है कि साहब ज्यादा एक्सपोज हमें नहीं करना है। और क्योंकि और हम लोग जैसे और आपके जैसे लोग जब आते हैं ना तो वो थोड़ा बोलने से हिचकिचाते हैं, संभल के बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये फिर वो जो है बड़ा तमीज से बात करेगा, मतलब डिटेल में बात करेगा। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक सर्टेन सेक्शन है मुसलमानों में, खासकर महिला वर्ग, जो नीतीश कुमार को वोट देने से नहीं हिचकिचाएंगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि माइन्यूट एक ऐसा नंबर हो सकता है यादवों में जो नीतीश कुमार को वोट करे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो यादव कम्युनिटी के इनका 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 समर्थक नहीं है, वोटर नहीं है, मुसलमान इनका। लेकिन मुसलमानों, जो नफरत की आपने बात की, कोई मुसलमान नीतीश कुमार को गाली देता हुआ नहीं मिला, कोई मुसलमान नीतीश कुमार को कर्ज करता हुआ नहीं मिला, कोई मुसलमान इसने नहीं बोला कि नीतीश ने बहुत गड़बड़ कर दिया है। बहुत जो तल्ख है, बहुत जो क्रिटिक है, वो इसने बोला कि देखिए साहब, ऐसा कि नीतीश कुमार से तो हमारी कोई शिकायत नहीं है, जो बदला है बिहार में वो पिछले नीतीश कुमार की वजह से बदला है। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि साहब वो क्योंकि ऐसी पार्टी के साथ हैं जो हमें पसंद नहीं करते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं बुनकरों की बस्ती में गया, मैं नाथनगर, आप जानते हैं मैं भागलपुर का पढ़ा लिखा हूं, मैं नाथनगर गया, बहुत बुरे शेप में वहां की बुनकर कम्युनिटी, पूरी बुनकर इंडस्ट्री वहां की जा चुकी है। नीतीश कुमार ने भी कुछ खास नहीं किया, पीछे की सरकारों ने भी नहीं किया। अगर पीछे की सरकारें करती तो आप एक बात समझे तो अब तक उनकी हालत सुधर चुकी होती। लेकिन वहां के मुसलमान ऐसा नहीं है कि वो केवल उन्होंने बीजेपी से उनसे शिकायत है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ उनके मन में मतलब ऐसा नहीं कि कोई उनके मुंह से तुरंत गाली निकल जाएगी, उनके मुंह से तुरंत नफरत निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार को मानते हैं कि नहीं, ये सही इन्होंने काम किया है। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है। लेकिन मैं आपको 2 बात और बताना चाहूंगा, जो मैंने दलितों की हालत देखी। देखिए इस राज्य में मुसहरों की आबादी बहुत है, मतलब आप लगा लीजिए कम से कम, मैं अभी ठीक से नहीं, डेटा हमारे पास है, 4% से ज्यादा होगा जो मैं समझता हूं। वहां पे हालत खराब है, साहनियों के गांव में हालत खराब है। दलितों में जो आप देखेंगे, जैसे मैं पासवान को लोग बुरा माने अच्छा माने उससे मतलब नहीं है, आप मुझे स्पेस देंगे तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि देखिए दलितों में पासवान जो है एलिट क्लास है, पढ़ा लिखा मिलेगा आपको, प्रबुद्ध मिलेगा, सारी योजनाओं का लाभ लेता हुआ मिलेगा, आरक्षण का लाभ लेता हुआ मिलेगा, गलियां नहीं बजबजा रही होंगी उनके यहाँ, गलियां खराब नहीं होंगी, कीचड़ों में नहीं लौट रहे होंगे। ये बात आप मुसहरों के लिए भरोसे के साथ नहीं कह सकते। ये बात आप साहनियों के लिए नहीं कह सकते। तो ये वो जगह है जहां पे नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में काम अगर किया है तो मुझे नहीं दिखता, मेरे ख्याल से शायद नहीं किया है। ये एक ग्रे एरिया है जहां पे सरकार जिसकी भी आए इसके लिए काम। आप किसी स्टेट की तरक्की पर कैपिटा इनकम अभी जो है उसके हिसाब से आप बढ़ा नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल कि आप सब कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं। ये बता रहा हूं, ये प्रॉब्लम एरियाज हैं। चलिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी ने बड़े ही मुखरता से कोटा विद इन कोटा की बात की थी, और उस समय आपको दिखाई पड़ा होगा कि किस तरीके से चिराग और जीतन राम मांझी के बीच में जो शब्दवेदी बांध चलने लगे थे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लगे थे, क्योंकि ये बात बड़ी चर्चा में आई थी कि जो पिछड़ा रह गया है दलितों में भी, उसका टेक केयर किया जाना चाहिए, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, उसको कैसे लाया जाए, आगे लाया जाए, ये चिंता का सबब हो सकता है। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इस चुनाव में यह बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। लोग मान रहे हैं कि ठीक है, महिलाएं नीतीश कुमार के वोटर हैं, लेकिन इस चुनाव में यह भी कहा जा रहा है कि युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है तो एक बड़ा स्ट्रांग आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि वो युवा ने तेजस्वी यादव में अपना भविष्य देखा है, जो 2005 के बाद पैदा हुए हैं और उनको वोटिंग राइट मिला है। वो प्री 2005 कुछ जानते ही नहीं है, कैसा जंगल राज होता है, उन्होंने अपने माता पिता से सुना है, लेकिन उनके मानस पटल पर वैसा असर कर नहीं पाया। तो युवाओं का रुझान, अगर हम युवाओं को एक तबके के तौर पर देखें तो आपको किधर दिखाई पड़ता है? वो अपना बेहतर भविष्य नहीं, ये पंकज, ये किसने बोला कि युवा जो है वो तेजस्वी की तरफ जा रहे हैं? क्या पैमाना था? किसी ने सर्वे किया? कोई क्रेडिबल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप भाई दीजिए। वो
वो आरजेडी के लोग बोलते हैं, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलते हैं, क्योंकि तेजस्वी टी शर्ट पहन रहे हैं, राहुल गांधी पुशअप्स लगा रहे हैं, तो इन लोगों को लगता है कि ये नेता युवाओं से बेहतर कनेक्ट कर रहे हैं, और युवाओं को लगता है ठीक है सड़कें बन गई, बिजली आ गई, सब कुछ हो गया, पर नौकरी कहाँ, रोजगार कहाँ। और जब 17 महीने के लिए तेजस्वी आए तो नौकरियां आई भी तो तेजस्वी की वजह से आई। ये नैरेटिव बनाने में तेजस्वी यादव कामयाब रहे, आरजेडी के लोग बोलते हैं बढ़ चढ़ के। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि नौकरी अगर एक कंसर्न है तो लोग किसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बाद में तो फिर नीतीश और बीजेपी ने भी खूब नौकरियां बांटी, और नीतीश कहते हैं नौकरी जो भी मिली वो मेरी वजह से मिली, बीजेपी कहती है 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो सवाल उठता है कि युवा किधर देख रहे हैं, और ये जो हायर परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये क्या इंडिकेट करता है आपकी नजरों में? पहले आप ने युवा से बात शुरू की तो पहले युवाओं की बात सुनिए। देखिए युवा यहाँ पे कोई कंसोलिडेटेड वोटिंग युवाओं में हुई होगी ऐसा मुझे बात करके नहीं लगा। फिर मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि मैं पोलस्टर नहीं हूं, मैं सर्वेयर नहीं हूं पंकज, मैं आपकी तरह रिपोर्टर हूं, तो मैं आपको उसी अंदाज में बात करूंगा। देखिए युवा के वोट मेरे जिनसे मैंने बात की वो भटकाव 3 भागों में है। कुछ इलाकों में जैसे कि जैसे आपको मैं पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूं कि जो देखिए 5-6 सीटें हैं जो हमारी आपसे बात हो रही थी अनौपचारिक रूप से, उसमें भी हमने कहा था कि जहाँ पे जैसे मोहनिया है, जैसे चरिया बरियारपुर है, जैसे दरभंगा शहर है, जैसे जैसे आपने दीघा का एग्जांपल दिया, जैसे पटना में जहाँ से सिन्हा साहब कुमरा, खड़े हैं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि युवा जो हैं वो वोटिंग कर रहे हैं, तो कुछ वोट तो देखिए प्रशांत किशोर को जा रहा है, ये बात आप समझ लीजिएगा, मार्जिनल, जो 18 से 23 साल की उम्र के बीच के हैं वो, और जन सुराज को वो भी वोट कर रहे हैं कुछ में से, जो मेरे ख्याल से मान लीजिए 58-56 के लोग हैं जो समझ रहे हैं, ये सबको देख लिया, अब इनको भी देख लेते हैं। एक तो युवा वो चला गया। चलिए मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि जो 58 वाले हैं वो भी शायद जनसुराज को कुछ लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि साहब देंगे, हमने सबको देखा। दूसरा जो युवा वर्ग है वो इस बात को समझता है कि नीतीश कुमार ने अब तक जो काम किया है वो उसमें पोटेंशियल देखता है, उसके प्रोमिसेस पे जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जितना भी अभी आपने काम किया, मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, नर्सिंग कॉलेज खोले गए, मान लीजिए आप यकीन नहीं मानेंगे, जहां मैं खड़ा हूं ये पार्किंग है और मेरी गाड़ी है और पीछे एक मेडिकल कॉलेज है, उसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, मुझे और कोई जगह नहीं मिली आपसे बात करने के लिए, मैं क्या करता। तो ये जो है एक वर्ग है जो नीतीश कुमार के लिए इस बात से नाराजगी और असंतोष के बावजूद नीतीश कुमार को वोट करना चाह रहा है। तो ये भी समझिए एक चंक ये है। दूसरा एक चंक है जो देखता है कि साहब ऐसा है कि तेजस्वी युवा हैं, उसमें मुझे भविष्य दिखता है, पर उनके वो प्रोमिसेस पे नहीं है, वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि साहब ये क्योंकि ये युवा हैं और नीतीश कुमार से थोड़ी बहुत नाराजगी है, तो ये तेजस्वी के लिए वोटर का काम करेंगे। ये बात जरूर है। हम 3 ये चंक है युवाओं का जो तीनों डिवाइडेड है। ये सड़क पे दिखता है, ये आपको सर्वे में दिखे ना दिखे। अब दूसरा क्या सवाल पूछ रहे थे आप? दूसरा मैं यही आपसे सवाल पूछ रहा था कि जो युवाओं की वजह से क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है, और मतलब किसका पड़ रहा भारी है, क्योंकि महिला एनडीए के तरफ है, नीतीश कुमार के वोटर हैं, तो युवा किसके वोटर हैं? तो आपने बहुत साफ कर दिया कि 3 भागों में ये बंटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, ये 3 भागों में बंटता हुआ आपको साफ दिखाई हाँ पड़ बिल्कुल। रहा है। कोई युवा जो है इसमें परसेंटेज में फर्क हो सकता है कि आप चलिए 30% इधर, 20% इधर, 40% इधर, 40% इधर, या 30% इधर, 30% इधर और उसके बाद 40% इधर, ये सब हो सकता है। बट युवा कोई एक पार्टी को समुच्चय में वोट कर रहा है ऐसा सड़क पे नहीं दिख रहा। ये अपराध, कानून और प्रशासन, ये कोई बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ता आपको नीतीश कुमार के खिलाफ, क्योंकि इसको भी बड़ा मुद्दा आरजेडी ने बनाया, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता आपको? आरजेडी, देखिए एक बात बताऊं आपको, जो वोटर जिनकी उम्र अभी 30 साल से ज्यादा है, आप ये अगर समझ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर है, उसको नहीं पता है, लालू जी के जमाने में लॉ एंड ऑर्डर के किस्से आपको गली गली सड़क सड़क पे मिल जाएंगे।
जो काम आप ये कहते हैं साहब अगरी जाति वाले परेशान करते थे, आप चले जाइए दरभंगा के इलाके में, आप देखिए कि कुशवाहा क्या बोलता है। आप चले जाइए नालंदा के इलाके में, देखिए कि जो बाकी दलित जातियाँ क्या बोलती हैं। आप चले जाइए गहलौर, जहाँ पे दशरथ मांझी रहते हैं, जहाँ पे 42% से ज़्यादा दलित हैं, वो पूरी लड़ाई वहाँ पे यादवों और दलित की है। तो वो लोग हैं, वो कहते हैं कि साहब ये लॉ एंड ऑर्डर उनसे तो बेहतर है ना, उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर पे यहाँ नहीं चुनाव हो रहा है। पंकज, मुझे माफ़ करिएगा, और दिल्ली से 500 पत्रकार आके मोकामा में आके डेरा डाल देंगे और दुलार चंद यादव को हीरो बनाएंगे। उससे एक 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 दागी व्यक्ति के मरने से अभी इस देश को, इस राज्य में आप लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को उस कैनवस पे नहीं ला सकते, उसको कन्वे नहीं कर सकते और उसके आधार पे वोट नहीं ले सकते। इससे लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे यहाँ वोट नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की देखिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है आप घर से नहीं निकल सकते। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है कि घर से निकलने से आपका घड़ी छीन ले, आपका आपका चेन छीन ले, आपको सरेआम आपसे आप लूटपाट करे, मारपीट करे, आप एग्जीबिशन रोड पे नहीं चल पाएं, आप गांधी मैदान में सुबह की सैर नहीं कर पाएं, आपकी गाड़ी छीन ले। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तब होती है जब आप मारुति 800 खरीदते थे और पटना में आपके पास फोन आ जाता था। ये अभी विजय सिन्हा और अजय कुमार की लड़ाई जो चुनाव में हुई है लखीसराय में नदियामा गांव में, उसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे ना। ये बिल्कुल ये गैंगस्टर की, दुलार चंद यादव का मरना गैंगस्टर की लड़ाई है, और कोई ना जेडीयू के कैंडिडेट को बचाने की जरूरत है। दुनिया जानती है कि उनका क्या कैरेक्टर है और बाकी जो कितने क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कहीं नहीं दिखती है। 12 बजे आप चलिए, आप ऐसे शहर में आपको आप दिखाइए उन लोगों को जो नहीं जानते हैं। आप घुसिए जरा बेगूसराय में, 9:30 बजे 10 बजे तक शोरूम खुले हुए हैं, गारमेंट के शॉप खुले हुए हैं। आप जानते हैं वो कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम उसका उस शहर में नहीं थी। वो शहर शाम के 5 बजे बंद होता था, उस शहर 11 बजे तक खुला हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, नो लॉ ऑर्डर पे यहाँ पे चुनाव हो रहा है, मुझे माफ करिएगा। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। चुनावों में वोट मांगने में लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं आ रहा। चलिए, और आपकी बातों से यही लग रहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये जो जेडीयू का स्लोगन है वो चुनाव परिणाम के बाद सही साबित हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। आपकी बातों से लगा। और जो विपक्ष का नैरेटिव है जिसने लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल खड़ा किया है, फिर और भी उसके बहुत सारे सवाल हैं कि महिलाएं जो वोट भले ही कर रहे हों एनडीए के पक्ष में, लेकिन युवाओं का वोट तेजस्वी के तरफ आ रहा है और इसलिए तेजस्वी की सरकार बन रही है। इसको भी आपने खारिज कर दिया कि 3 भाग में बट रहा है। और उससे बड़ी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि आखिरकार तेजस्वी युवा हैं और नीतीश अचेत हैं। इसका फायदा तेजस्वी को मिलेगा क्या? तो आपने बहुत साफ कह दिया कि आम लोगों में इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। और अगर सवाल पूछा जाता है तो वो सीधा कहते हैं बीमार है तो क्या हुआ, बहुत बढ़िया सरकार तो चला रहे हैं। और कैंपेन में भी दिख गया कि सारे नेता पहले चरण के चुनाव से पहले जितना कैंपेन किए थे उससे कहीं ज्यादा नीतीश कुमार कैंपेन कर चुके थे। तो सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार का अपनी पार्टी और अपने लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए क्या कमिटमेंट है, एक बार फिर से सामने दिखा है। और उससे भी बड़ी बात कि इस बार नीतीश के खिलाफ सड़कों पर, गांव में, गलियों में, खेत में, खलिहान में कोई गुस्सा नहीं दिखता। आखिरकार जो 20 साल मुख्यमंत्री रहा हो उसके खिलाफ गुस्सा नहीं दिखता हो, तो ये अपने आप में बताता है कि नीतीश की वापसी के पूरे चांसेस हैं, जो हम लोग सड़कों में, गांव में, खेतों में, खलिहानों में देख रहे हैं। और आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो इस खास पेशकश में पवन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप शामिल हुए। और कल हम उम्मीद करेंगे चुनाव दूसरे चरण का हो रहा होगा और हम आपसे संपर्क करेंगे, आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो आप TV9 के प्लेटफॉर्म पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।